नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास किस तरह से हो रहा है, विकास की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है और किस तरह से ग्रामीण विकास, गरीबों का कल्याण और हमारी कितनी सड़कें बन चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना कार्य हो रहा है, कैसे मध्य प्रदेश विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है, इस पर हम बातचीत करते हैं। और आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने किस तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कितनी बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अब मिल रही है और क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचनाएं के कार्य भी हो रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस विषय पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एनएचएम के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले सर हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आज का हमारा जो विषय है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने किस तरह से तरक्की की है, क्या क्या प्रतिमान गढ़े हैं, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम देश की भी बात करें तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था और वही साल मेरे जन्म का था, तो मैं तब से अगर देखूं तो स्वास्थ्य के संबंध में कायाकल्प और बहुत अद्भुत परिवर्तन हुआ है जी। अगर मैं कट ऑफ करूं कि 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन की उत्पत्ति हुई जी। उसके पहले हम लोग अपने अपने राज्य शासन के अंतर्गत प्रोग्राम संचालित करते थे जी। नेशनल हेल्थ मिशन के आने से हमारी जो कमियां थी, मैन पावर की कमी थी, मनी सपोर्ट की कमी थी, मोबिलिटी सपोर्ट की कमी थी, वो सब गैप फिलिंग एक्सरसाइज हुई और उससे फ़र्क क्या पड़ा, कुछ आंकड़े मैं शेयर करना चाहूँगा और आप भी उसको अनुभूति करें कि हमारे प्रदेश में 30% महिलाएं मात्र अस्पतालों में जननी के रूप में आती थीं जी। आज यही दर 90.7% हो गया है, मतलब तिगुनी असर हुआ है। और उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है कि अगर हमारा अस्पताल में जन्म होता है बच्चों का तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से अच्छा जन्म की सेवाएं दे सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि टीकाकरण मात्र 40% बच्चे सुरक्षित कर पाते थे, आज लगभग हम 94% सभी टीके लगा के, WHO मॉनिटरिंग का डाटा है, उसको हम टीकाकृत कर पा रहे हैं। पहले हमारा जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था, जिसको अभी परिवार कल्याण कार्यक्रम कहने लगे हैं, 44% ही हमारे परिवार आते थे उसके अंतर्गत, अब लगभग 52% हम लोग कर रहे हैं। शिशु जन्म दर उस वक्त हमारी 30 प्रति हज़ार होती थी, अभी 24 प्रति हज़ार हो गई है। मृत्यु दर में भी इसी प्रकार कमी आई है। हमारा जो ग्रोथ रेट होता है 10 सालों में वो लगभग 20 से 17 हो गया है। शिशु मृत्यु दर 86 प्रति हज़ार होती थी 2002 में, अब 43 प्रति हज़ार आ गई, मतलब आधा 50% हमारा रिडक्शन हुआ है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 379 प्रति लाख हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें से काल कवलित हो जाती थी, अब ये दर मात्र 173 हो गया है। और इसको और हम लोग बेहतर ढंग से संचालित करके और जन सहयोग से कम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो काफ़ी अच्छा हमारा अचीवमेंट मिला है वो है हमारा जो प्रजनन दर है, लगभग 4 हुआ करता था, आज 2 आ गया है और ये राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। तो ये कहना उचित होगा कि हमारे सूचकांक हमारी कहानी की सफलता बता रहे हैं। और इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमने योजनाबद्ध तरीके से प्रोग्रामों को संचालित करने के लिए न केवल अपना सुपरविज़न मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किया है, बल्कि हमारे जो रिक्त स्थान थे, अभी कल ही आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि हजारों नए व्यक्तियों का एंट्री कर रहे हैं विभाग में, जो हमारे स्टाफ हमारी शॉर्टेज थी। तो इससे ये होगा कि हम पहुंचेंगे उन तक जो न पहुंचे हम तक, हमें जो दूरगामी सेवाएं देना है वो कर सकेंगे। जी बिल्कुल सर, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सूचकांक हमारे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि निश्चित रूप से हमने कई प्रतिमान गढ़े हैं। ऐसी कौन कौन सी सर योजनाएं संचालित हो रही है जिससे कि हमें और ज़्यादा अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिली और निश्चित रूप से हमारे आंकड़ों को भी उसने बहुत अच्छा किया? देखिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोविड काल को। कोविड काल में हम लोग क्योंकि समाज के बीच में नहीं पहुंच रहे थे, मगर हमें सेवाएं तो पहुंचाना था जी।
तो उसके लिए नया चिंतन किया, क्यों ना हम कुछ आईटी बेस्ड, आईटी यानी हम लोग जितना भी ऐप हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाएं। और इसके तहत सबसे पहले आपको मालूम है कि ई-विन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक ऐसा टूल बनाया था जिसके माध्यम से भोपाल में बैठ के हम पूरे 1300 फोकल पॉइंट कहलाते हैं, जहाँ पे कि हमारी वैक्सीन रखी है, उसका तापमान और उसका स्टॉक यहाँ बैठ के हम दे सकते हैं। तो हमारी जो कमी थी कि हम समय पे वैक्सीन पूरी नहीं पहुँचा पाते थे, कहाँ कम हो गई है हमें नहीं मालूम होता था, क्योंकि सिंगरौली 1000 किलोमीटर लगभग दूरी है, तो वो चीज़ें हमारी कम हो गई। और इसको बेस्ट इनोवेटिव अवार्ड भी कंट्री लेवल पर मिला था। इसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड में हमको ये ज्ञान दिया कि हम घर बैठे परिवारजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ आप उस सत्र स्थल पर पहुँच के अपना टीकाकरण करा सकते हैं। और इसी को, वो तो हमारे नागरिकों के लिए, अधिक उम्र के नागरिकों के लिए था कोविड, मगर भारत शासन ने अब यू-विन, यू से होता है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और विन यानी जीतना, यही ऐप फिर से चालू किया है 0 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माताओं का। तो आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप पुनः अब घर बैठे आपका मोबाइल ऐप खोलेंगे और उसमें आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, आप अपनी लिखेंगे कि मुझे इस वार्ड या इस गांव में टीकाकरण कराना है। वहाँ पे एकदम से आपके मोबाइल में दिखेगा कि आपके पास का आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है। आप चले जाइए, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक टीकाकरण होता है। इसके साथ एक सुविधा अभी यूविन पोर्टल में दी है कि अभी तक जो हमारे 90% अस्पताल में जननी हो रही हैं जी, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, यूविन पोर्टल में वहीं पर नाम इंदराज हो जाता है, उसका आधार कार्ड, माँ का आधार कार्ड और टेलीफोन नंबर से जोड़ दिया जाता हैगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बच्चे का बर्थ वेट, कितना वजन था, कितने बजे, कितने मिनट पे पैदा हुआ, ये भी एंट्री होती है। वहाँ चिकित्सक होते हैं, शिशु विशेषज्ञ, वो जांच करके ये भी रिपोर्ट डालते हैं उस यूविन में कि कोई शारीरिक या मानसिक विकृति के साथ तो नहीं पैदा हुआ जी। तो देखिए आपको अपने बच्चे की समस्त जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी। साथ में अगले 1 साल तक का टीकाकरण कौन कौन से तारीखों में आपको लगाना है, कौन कौन से टीके हैं और कौन कौन सी बीमारी है, समस्त जानकारी हर परिवार के मुट्ठी में होगी। और जैसे ही आपका टीकाकरण 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने का होना है, 1 दिन पहले SMS भी आ जाएगा कि बहन जी, भाई साहब, आप अपने टीकाकरण जरूर जो भी ड्यू है उसको करा लें। तो एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे जितने ऐप्स हैंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग प्रति माह एक पहले दिन कार्य दिवस पे पूरे कोल्ड चेन फोकल पॉइंट की आनंद दिवस के रूप में मॉनिटरिंग करते हैं। इसका मतलब हम एक साथ सभी कोल्ड चेन पॉइंट में ये देख लेते हैं कि हमारी वैक्सीन की गुणवत्ता है, बढ़िया है, क्वालिटी है, और वही फिर महीने भर उपलब्ध कराई जाती है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी नागरिकों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी जल्दी से जल्दी और जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सर, कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। उन प्रोग्राम के बारे में आप बताइए, और उसने हमारी प्रगति में किस तरह से उछाल आया, उस पर भी आप दृष्टि डालें। मैं सबसे पहले हमारी जननी कार्यक्रम का तारीफ़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हमारे परिवारों को मिला है कि हमारी वो गर्भवती माताएं जो अनदेखी रहती थी, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी, 108 का परिवहन सिस्टम आया। शासन ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम गर्भवती माताओं को समस्त सेवाएं निःशुल्क देंगे। 4 जांच होती है 9 महीने के अंतर्गत, वो फ्री होंगी। इसके बाद एक नई चीज़ और जोड़ी गई है, सुरक्षित मातृत्व प्रधानमंत्री योजना। 9 तारीख और 25 हर माह को, आखिरी तिमाही जो होता हैगा हमारा प्रसव काल का, उसमें विशेषज्ञों की सुविधा फ्री परिवहन के साथ अस्पतालों में भेजकर आपकी गर्भवती माताओं की जांच हो जाती है। समस्त जांचें फ्री हो जाती हैं। इसके बाद जब समय आता है कि दर्द चालू हुआ, प्रसव काल, अस्पतालों में जाके जो बेड आपको रहता है वो निःशुल्क रहता है। वहाँ जब पैदा किया जाता है बच्चा, उसको सुरक्षित अवस्था में पैदा किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर के निगरानी में पैदा किया जाता है, तो सुरक्षित प्रसव का आपको एक गारंटी दी जाती है। और साथ में
हमारी जो माताएं हैं वो 3 दिन तक वहाँ रहती हैं, तो बर्थ डोज तो बच्चे को लग ही जाता है, मगर जो एक संभावित मौत का कारण होता हैगा PPH, पोस्टमार्टम हेमरेज, तो उसको भी निगरानी के अंतर्गत तुरंत इलाज करके आपकी जीवन की रक्षा की जाती है। तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम से हम एक साथ में 2 लोगों की जान बचा रहे हैं, वो जननी की खुद और साथ में जो होने वाला नवजात, जो पहले 7 दिन, अगर हम बात करें कि शिशु मृत्यु का सबसे बड़ा समय काल कौन सा है, तो प्रथम 7 दिन है, और उन 7 दिन में आप 3 दिवस तो हमारे डॉक्टर की निगरानी में है, और फिर हमारा आशा के द्वारा 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन आपके बच्चे की शिशु रक्षा के लिए उसको प्रशिक्षित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो हाई रिस्क हमारी गर्भवती हैं, जिनको लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, उनको सूजन आ गई है, खून की बहुत कमी हो गई है, जो हाई रिस्क के रूप में चिन्हित होती हैं, इनके लिए मध्य प्रदेश शासन ने 12 बिस्तर का 35 जिला चिकित्सालय में हाई, जैसे ICCU है, इसी प्रकार के महिलाओं के लिए SDU हमारे खोल दिए गए हैं, और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग पहले ही से उनकी संभावित मौत को रोक सकेंगे। एक नई व्यवस्था की गई है बर्थ वेटिंग रूम, 51 जिला अस्पताल में इसी प्रकार की चिन्हित जो गर्भवती माताएं हैं, जिनको कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है, उनको 8 दिन पहले ही भर्ती कर लिया जाता है और वो डॉक्टर की निगरानी में रहती हैं। इसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य हैगा देश का जहाँ पे कि SNCU, सिकनेस न्यूट्रल यूनिट प्रारंभ की गई थी, सभी जिला अस्पताल और CSC तक में अब खोल दी गई हैं, और इसमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल कर लिए गए हैं, और इसमें हम लोग ने NBSU जो होता हैगा न्यूट्रल केयर का हर अस्पताल में ये व्यवस्था कर दी गई है, इनक्यूबेटर्स भी हैं और सब प्रशिक्षित अमला है। और इसके लिए हमने ये भी देखा है कि जो खासतौर से बच्चों में एनीमिया होता है, तो उसके लिए भी एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। तो बच्चों के लिए और गर्भवती माताओं के लिए जो स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु स्वस्थ प्रदेश की हम कल्पना करते रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले सालों में हम इसको साकार करेंगे। बिल्कुल। अब सर, पल्स पोलियो अभियान जो मध्य प्रदेश में आपके संरक्षण में चलाया गया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और आज की स्थिति क्या है MP में? देखिए, पल्स पोलियो अभियान एक ऐसा अभियान है जो अभूतपूर्व अभियान रहा है, और सबसे सफलतम अगर स्वास्थ्य का कोई अभियान था वो पल्स पोलियो, और उसका हमें असर भी रिजल्ट भी मिला। 1995 में सबसे पहले हमने प्रारंभ किया, 2 बूंद जिंदगी की सब बच्चों को पिलाई जाती थी 0 से 5 वर्ष के, और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि पोलियो मुक्त भारत हमारा हो चुका है। किंतु आसपास के राष्ट्रों में, खासतौर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी भी पोलियो के केसेस हैं, और हमारे परिवारों का आवागमन होता रहता है, और वायरस की बीमारी है, किसी भी माध्यम से दूसरे देश में आ सकती है। तो इससे बचने के लिए प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में पल्स पोलियो अभियान करते हैं। अभी हाल ही में 23 जून को पोलियो रविवार मनाया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त परिवारों को फिर से जागृत करना चाहता हूं कि 2 बूंद जिंदगी की देना ना भूलें। हमारे स्कूली बच्चे, बाल सभा शनिवार को होगा 22 तारीख को, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आवाज़ें आएंगी, पापा मम्मी भूल ना जाना अपने बच्चे को दवा पिलाना, वो आपको जागृत करेंगे। और हम लोग खुद देखें कि हमारा बच्चा जिसने जन्म लिया है उसको जीने का अधिकार है, और हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे परिवारजन दोनों मिलके 100% पल्स पोलियो के टीके जरूर लगवाएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। ये 23 को लगेगा सर? 23 जून को है। 24 और 25 में जैसा होता है कि हमारे कुछ परिवार उस दिन कहीं चले जाते हैं, खेत खलिहान मार्केट, उनसे भी अपील है कि इस बार जैसे आप वोट डालते हैं तो वोट डालने के लिए दूसरा दिन नहीं रहता है, 9 से 4 बजे का समय है, तो आप पहले दवा पिलाएं फिर कहीं जाएं। मगर फिर भी शासन की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसलिए 24 और 25 में घर घर और ईंट भट्टे, क्रशर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाके हमारी मोबाइल टीम खोजती है कि कोई बच्चा छूता तो नहीं रह गया, दवा से वंचित तो नहीं रह गया। तो हमने सभी व्यवस्थाएं की है। आप सबसे यही है कि आज ही से हम लोग चर्चा करें, रोकें टोकें कि आपके बच्चे 5 साल के कितने हैं। 23 जून को बिल्कुल मत भूलना।
9 बजे ही जाके आप लाइन में लग जाना और दवा जरूर पिलाना। बिल्कुल, 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी। सर, स्वास्थ्य अधोसंरचना के क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है, उस पर भी सर आप प्रकाश डालिए। जी, देखिए, हम लोग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं हर चीज़ की, और वही स्वास्थ्य के साथ है। तो हमारे जो जिला अस्पताल, जब हम देखते हैं कि प्रारंभ में हम लोग ने 2002 में स्थिति थी, सिर्फ 36 हुआ करते थे, अब 52 जिले अस्पताल हो गए। पहले हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 58 होते थे, वो अब 161 बना लिए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 229 होती थी, अब 348 पहुंचा दी गई हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे 1194 होते थे, अब 1442 हो रहे हैं। और इसी प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र, जो पहली कड़ी है, जो फ्रंट सबसे पहले जब सामना होता है उप स्वास्थ्य केंद्र में, वो मात्र 8835 हुआ करते थे 2002 में, अब 10,256 हो गए। और हेल्थ वेलनेस सेंटर एक ऐसा कंसेप्ट हैगा भारत शासन का, जिसको हमने मध्य प्रदेश में आरोग्य मंदिर के नाम से पहचानते हैं। वहाँ आपकी सभी प्रकार की जांचें और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए हमारा जो स्टाफ नर्स है, बीएससी ट्रेंड स्टाफ, उनको पदस्थापित किया गया है। तो हमने एनसीडी क्लिनिक के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सबकी जांच हो जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ कि हमारे टेलीमेडिसिन कॉर्नर भी स्थापित हुए हैं। जितने भी हमारे HWC हैं या कोई भी अस्पताल से सीधे विशेषज्ञ को कंसल्टेशन के रूप में आप बात कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इन्हीं संस्थागत आपको जाना पड़ेगा उनके माध्यम से। और इसमें एक और सेवाएं अभी यूथ के लिए, हमेशा यूथ छूट जाता है, गर्भवती माताएं, बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्ग अपने आप चले जाते हैं, मगर यूथ जो होता है, टीनेज वाला ग्रुप, वो हमेशा वंचित रह जाता है। और वो इस एज ग्रुप में होता है कि अपनी झिझक के कारण कहीं अपनी बातों को रख नहीं पाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 14425 14425 उमंग हेल्पलाइन। उमंग हेल्पलाइन है। इस नंबर पर AI सिस्टम से आपके जितने भी सवाल होंगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प तो हो रहा है, कुछ हम योजनाओं के बारे में भी आपसे जानेंगे, ताकि हमारे दर्शक उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी हो और वो उसका लाभ ले सके। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए? देखिए, एक योजना तो आपको बताई दी कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम है, दूसरा हैगा टीकाकरण कार्यक्रम, तीसरा है टीबी कार्यक्रम, ट्यूबरक्लोसिस। 2025 तक टीबी उन्मूलन भारतवर्ष से करना है, और इसके लिए एक नई वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, एडल्ट टीबी वैक्सीन, BCG। बच्चों को हम लगाते थे बाएं कंधे पे, दाहिने कंधे पे अब चिन्हित 6 संवर्ग बनाए गए हैं जिनको कि ये टीके लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क में हैं टीबी के। वो कौन कौन से हैं परिवारजन? जो टीबी से ग्रसित रहेंगे 5 साल के भीतर, उन मरीजों को, उनके परिवारजनों को भी, कि वो कभी भी हो सकते हैं ग्रसित, उनके आसपास वालों को भी, तो टीबी के कांटेक्ट। साथ में दूसरा हमारा जो शिथिल होता शरीर, बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम, आपका हाइट और वेट के अनुसार निकाल देते हैं। आशा को प्रशिक्षित किया है, आज ही अपना हाइट और वेट देख लीजिए, 18 से कम आ रहा है, आपको BCG लगाना चाहिए। डायबिटीज़ के जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनमें इम्यूनिटी कम रहती है, उनको भी लगाना हैगा। और साथ में 60 साल से अधिक बुजुर्ग, उनको भी हमको लगवाना है। तो BCG का टीका लगाना है। एक और हम मुहिम चला रहे हैं भारतवर्ष के निर्देश पे, मीज़ल्स रूबेला निर्मूलन कार्यक्रम 2024 तक। इसके अंतर्गत आपसे अपेक्षा है कि आप, बच्चा जब जन्म लेता है, अन्य टीकों के साथ मीज़ल्स रूबेला का टीका 9 महीने से 12 महीने में पहला टीका लगता है, और 16 से 24 माह में दूसरा लगता है। तो आप ये देखें कि 2 साल के भीतर दोनों टीके लग जाएं। मगर कुछ हमारे घुमंतु परिवार होते हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, तो 5 साल की उम्र में भी अगर नहीं लगा है, आप देख लीजिए, आपके कार्ड में ये दर्शाया जाता है। यदि छूट गया है एक भी टीका, तो तुरंत पास के टीकाकरण केंद्र पे अभी से ही नाम लिखा दीजिए। मंगल और शुक्रवार का दिन हमारे टीकाकरण दिवस होते हैं, निःशुल्क लगते हैं, सभी अस्पतालों में मुफ्त लगते हैंगे, तो आप लगाना ना भूलें मीज़ल्स का टीका। अगर 100 में से 95 बच्चे हमारे टीकाकृत हो जाते हैं,
तो हम उसी दिन डिक्लेयर कर लेंगे कि हमारी नियंत्रण हो गया है। जी। हाँ, इसमें ये ज़रूरी है कि ये समझिए कि बीमारी है क्या। ये वायरस की बीमारी है। सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार, ये लक्षण हैंगे बीमारी के। किसी बच्चे में अगर होते हैंगे तो तेज़ी से थूक के माध्यम से पास का जो बच्चा है उसको उसमें कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। सबसे पहले आँखों पे असर करता है, बच्चों में अंधापन आ जाता है अगर इलाज नहीं कर पाए। फिर कानों पे 10वें दिन करता है, अगर कान बहने लगता है, अगर इलाज नहीं मिल पाया सही ढंग से तो बहरापन भी आ सकता है। 14वें दिन पे फेफड़े पे असर करता हैगा और तुरंत उसको निमोनिया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरह की ये लक्षण है। ठीक है। जी। तो सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हमने किए हैं एमपी में, वो अगर देखें हम बाकी प्रदेशों की तुलना में, तो मध्य प्रदेश किस पायदान पर है और क्या स्थिति आप देख रहे हैं, सिनेरियो किस तरह का है? देखिए, कुछ तो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नवाचार, मध्य प्रदेश को जाना जाता है स्वास्थ्य में नवाचार राज्य के रूप में। जी। कीमोथेरेपी, कैंसर के मरीज दूसरे प्रदेशों में जाके इलाजरत होते थे और दवाइयों के लिए सिर्फ मेडिकल कॉलेज व्यवस्था थी। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, ये हर जिला अस्पताल में ये सुविधा है, तो कीमोथेरेपी यूनिट हर जिले अस्पताल में स्थापित की गई। बिल्कुल सर। फिर ये था कि हमारे अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, अब सभी जगह होने लगा है। सीटी सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होती थी, सीटी स्कैन 51 जिला अस्पतालों में हो गई है। डायलिसिस, जो किडनी ग्रसित मरीज थे वो डायलिसिस के लिए इधर उधर भटकते थे, अब हमारे सभी 52 जिला अस्पताल में हो गई है। और अभी कल ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी उन बीपीएल परिवारों के लिए और आयुष्मान के लिए है जो बहुत गंभीर रहेंगे। हाँ, इसमें हर कोई नहीं यूज़ कर सकता है। मेडिकल कॉलेज के डीन एंड सीएमएचओ के अधिकृत होने के बाद ही इन सेवाओं को इस्तेमाल होगा। और ये भारत में पहला राज्य है सर जहां मध्य प्रदेश में ये सुविधा उपलब्ध हुई है। पहला नहीं है, मगर पहले 3 में है। जी जी। तो बिल्कुल सर, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार लगातार हो रहे हैं और जिस तरह से आपने बताया कि सूचकांक हमारे यही दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। अब अस्पतालों का कायाकल्प भी लगातार हो रहा है, बुनियादी सुविधाएं हर अस्पताल में मिल रही है और लगातार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, विकास गाथा के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।